श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप सबकी खिदमत में हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है द सक्सेस स्टोरीज। इसके प्रेजेंटर हैं एस म्यूजिक मेकर और इसको सपोर्ट किया दिल्ली पैनोरमा क्लब ने। हमारे कुछ पैट्रन्स भी हैं, बंसल बंधु, गिरीश मित्तल जी और पवन सिंगल जी, जिनका पूरा सहयोग हमें प्राप्त है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं हर हफ्ते में 2 बार आपके लिए श्री पवन श्रीवास्तव जी। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको का तारुफ कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो अपने आप में दिल्ली की मैं समझता हूं आन बान और शान है, जिसने रोहिणी क्षेत्र में पदार्पण करते हुए सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में और अन्य बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए अपनी सफलता का अद्भुत परचम लहराया है। उनका नाम बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ आज लिया जाता है समाज में, और क्यों ना लिया जाए, उनकी शख्सियत ही ऐसी है। इतनी सारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर वो आसीन हैं। इसके अतिरिक्त अभिमान उन्हें छू के भी नहीं गया है। राजनीतिक क्षेत्र में भी इतने वर्षों से सक्रिय है, परंतु उन्होंने कोई कभी भी किसी पद की अपेक्षा नहीं की। सेवा के क्षेत्र में तो उनका जो योगदान है वो अनुकरणीय है, वंदनीय है। आज मैं आपको मिला रहा हूं श्री जयकिशन गोयल जी से। श्री जयकिशन गोयल जी जो आज हमारे बीच में हैं, मैं आप सबकी अभिवादन के बीच में, अभिनंदन के बीच में उनको आमंत्रित करता हूं। आइए श्री जयकिशन गोयल जी। सुशील भाई को मेरा प्रणाम।
नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों नमस्कार। को बता दूं कि ये जो हंसमुख व्यक्तित्व है, जो आपके समक्ष है, आपके रूबरू है, वो हैं श्री जयकिशन गोयल जी, जो न केवल एक सामाजिक व्यक्तित्व है, बल्कि एक राजनीति में भी अपना अच्छा खासा दखल रखते हैं। और आज हमारे बीच हैं, उनके बहुत सारे जो अतरंग उनके अनुभव हैं, उनसे हम रूबरू होंगे। जयकिशन गोयल जी, मैं सबसे पहले उस दिन को याद करता हूं जब लगभग 25 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष पूर्व की बात है, मैं पहली बार आपका मेरा साक्षात्कार हुआ था रोहिणी मैत्री संघ में। और तब आप मुझे नहीं जानते थे, मैं भी आपसे परिचित नहीं था। तो मैंने देखा कि रोहिणी मैत्री संघ के माध्यम से जो आपने भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया, और वहां पर जो कला का प्रेम मुझे आपका देखने को मिला, वो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय रहा। और जो कार्यक्रम था वो अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। आपने स्वस्थ मनोरंजन के साथ भारतीय कला का की जो वानगी वहां प्रस्तुत की, वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक अनूठा उदाहरण था, एक अनुभव था, विशिष्ट अनुभव था। तो मैं ये कहूंगा कि ये जैसे आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किया रोहिणी मैत्री संघ के माध्यम से, दिवाली मेला भी किया, अन्य कार्यक्रम भी किए, और उसमें भारत का की संस्कृति और परिवेश को बड़े ही सुंदर ढंग से वहां प्रदर्शित किया गया। और आपकी एक बहुत टीम वर्क मैंने देखा, और उसके आप संस्थापक के रूप में आपका जो मान सम्मान देखा, उसी दिन से मैं बड़ा मुतासिर हुआ, आपसे प्रभावित हुआ। तो ये जो रोहिणी मैत्री संघ में ये जो कला के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति जो आपका प्रेम मैंने देखा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहाँ से आपके मन में स्वयं स्फुरना हुई, या आपको कहीं से प्रेरणा मिली, या आप पहले से ही ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े रहे थे? कहाँ से आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, कहाँ से ये मिली आपको ये प्रेरणा? सुशील भाई, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, और जी पवन जी का भी मैं शुक्रगुजार हूं, बंसल बंधुओं को भी मैं, जो मेरे आज खास दोस्त हैं, और काफी टाइम से हम पिछले 20-25 साल से मिलते रहे हैं, और आपसे भी 20 साल से लगाव है। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक्चुअल हमने सुशील भाई, मैं 86 में दिल्ली में आया था, तो हमने 94 में भागवत स्टार्ट की थी कमला नगर, एक धर्म के नाम पे भागवत स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने काफी लोगों की जो शरीर में थी, जैसे ड्रिंक करना, बीड़ी पीना, हमने बहुत लोगों की ड्रिंक और बीड़ी सिगरेट काफी छुड़वाई। तो वो पेड़ हमने 94 में एक भागवत का लगाया था, श्रीमद् भागवत कथा हम कमला नगर करवाते थे। तो भागवत के साथ साथ हमने वो आज तक भी आज हमें उसको 26-27 साल हो गए करवाते हुए। फिर हमने 1999 में एक रामलीला करवाई मधुबन चौक पे। फिर जो हमारी एक टीम वर्क है रोहिणी, उसमें अशोक गुप्ता दाल मिल, हरियाणा दाल मिल वाले हैं, घनश्याम जी हैं, दाल मिल एसोसिएशन के चेयरमैन है। तो एक हमारी एक टीम वर्क थी, तो हम सब ने मिलकर एक रोहिणी मैत्री संघ बनाया। तो सभी लोगों का एक विचार आया कि भाई धार्मिक काम के साथ साथ एक अपनी जो संस्कृति है उसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमने उसमें दिवाली मेला भी करवाया, हरियाणवी प्रोग्राम भी करवाए, पंजाबी पॉप सिंगर जो आज इंडिया के टॉप पॉप सिंगर हैं वो टोटल हमने रोहिणी में बुलाए। और उसमें मेरे ख्याल में मैक्सिमम 15 से 20 हजार हमारी पब्लिक होती थी 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4। तो हमने समाज के लिए काफी काम किया है। रोहिणी मैत्री संघ से के जो फाउंडर हैं वो रोहिणी की करीम है, तकरीबन सारी करीम। तो आपने जैसे हनुमान धाम, आज आप भी त्रिनगर के, कोई ऐसी संस्था नहीं है, दिल्ली की कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें सुशील भाई ना जुड़े हो। वो तो बात ठीक है आपकी। अभी फिलहाल तो आपकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो कुल मिलाकर मतलब रोहिणी मैत्री संघ का जो आइडिया था, वो उससे पहले भी आप काफी धार्मिक आयोजन कर चुके थे, उसमें श्रीमद् भागवत भी शामिल थी। और मुझे ये बात कहते हुए बड़े अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपने जो लोगों की जो बुरी आदतें, जो जीवन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, बात चाहे लिकर को लेने की हो या स्मोकिंग की हो, ये जीवन को बदल के रख देती है, और आदमी की विचारधारा पर भी इसका बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
तो आपने ये जो काम किया, बहुत सारे लोगों के हृदय परिवर्तन किए, उनके भीतर अच्छी प्रवृत्ति के प्रति जो जागरण किया, निश्चित तौर पर सराहनीय है। और भारतीय संस्कृति भी ये बात कहती है कि हमें बुराइयों से बचना है और सदैव अच्छाई की ओर अग्रसर रहना है। और उसी दिशा में आपने रोहिणी मैत्री संघ में जो कार्यक्रम किया, मैं समझता हूँ वो बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन का एक द्योतक रहा। और उसमें जो आपका मैनेजमेंट था, प्रबंधन था, वो भी बहुत ही विशिष्ट था। उसका मैं उसकी जितनी तारीफ करूं कम है। तो निश्चित तौर पर मैं ये भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि मैंने कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम करने की प्रेरणा भी उसी कार्यक्रम से ली थी। मैं एक बात और मैंने देखी है कि देश प्रेम के प्रति भी, देशभक्ति की भावना भी आप में कूट कूट कर भरी हुई है। और देश प्रेम आपके भीतर हिलोरे लेता है, आपके भीतर ठाठे मारता है। तो ये जो देश प्रेम के का आपका जो जज्बा है, ये जज्बा ये यूं ही नहीं हो जाता। ये या तो विरासत में मिलता है, या फिर हमें बचपन में संस्कारों में घुट्टी पिलाई जाती है, इसकी संस्कारों की घुट्टी। तो ये जो देश प्रेम की भावना आपके भीतर जागृत हुई, इसके लिए आप क्या कहते हैं, कहाँ किसको आप इसके लिए ये समझते हैं कि कौन इसके पीछे रहा? और दूसरी बात ये कि आपने देश प्रेम को करने की, देश प्रेम को की अभिव्यक्ति किन किन कार्यक्रमों के द्वारा की? जी। एक्चुअल ये जज्बा सर मेरे को शुरू से ही परिवार से ही मिला हुआ है। और हमारा जैसे हम गोहाना के से हैं, तो गोहाना से ही हम शुरू से ही आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। देश का के साथ तो एक अलग तरह का लगाव है, और देश प्रेम होना भी चाहिए। तो मैंने शुरू से एक होना भी चाहिए, और मैंने शुरू से ये सोचा है कि मैं 1 लाख पेड़ अपने हाथों से लगाए। हमने 11,000 पेड़ लगा चुके हैं अभी तक, और आगे 1 लाख पूरे करने का हमारा पूरा ये विचार है कि 1 लाख पूरे पेड़ हम अगले 1 साल में लगाएं, और देश के लिए जितना हो सकता है उतना काम करें। वेरी गुड। तो मैं, जैसे आपने पेड़ पौधारोपण की बात की, जो बहुत ही इस समय का ज्वलंत विषय है, पर्यावरण को लेकर देश में बड़ी जागरूकता है, सक्रियता है। और सदगुरु जग्गी वासुदेव जी भी कहते हैं कि निकट भविष्य में जो सरकारें आएंगी, उन सरकारों को चुनकर भेजा जाएगा जनता द्वारा, या भेजा जाना चाहिए, जो सरकारें पर्यावरण का विशेष ख्याल रखेंगी। तो इस दिशा में आप पहले ही अपना सक्रिय कदम उठा चुके हैं। और देश प्रेम केवल फ्रंट पर जाने से नहीं होता। देश प्रेम तो जीवन की इस धरा को, ये जो भारत भूमि है, जो पवित्र भूमि है हमारी भारत माता, इसके पूजा अर्चना के लिए हम कुछ भी कर दें, इसको सुंदर बनाने के लिए पेड़ लगा दें, यहाँ पर लोग स्वस्थ हों, ज्यादा से ज्यादा उनको ऑक्सीजन प्राप्त हो। तो इस दिशा में निश्चित तौर पर आप बड़ा अच्छा आपने पहल की है, और इस पहल को जारी रखिएगा। मैं तो आपको एक बात और कहूंगा कि हमारी युवा लोगों को भी आप अपने साथ लगा लीजिए, जिससे कि वो भी एक अगली जो हमारी इस परंपरा का निर्वाह आगे तक चलता रहे। दिल्ली में आप रोहिणी, पीतमपुरा, त्रिनगर, कमला नगर, यानी ये समझ लीजिए कि नॉर्थ दिल्ली, पंजाबी बाग, इन तमाम क्षेत्रों में धार्मिक संस्थाओं में हैं आप। लगभग मैंने आपका एक बार प्रोफाइल पढ़ा था, तो आप लगभग 7 रामलीलाओं में किसी न किसी भूमिका में कार्यरत हैं, ऐसी संस्थाओं में कार्यरत हैं जो बहुत ही सुंदर मंचन और संचालन करती हैं रामलीलाओं का। आज के इस युग में, आज का जो समय है जो बहुत तेजी से बदल रहा है, हमारी युवा पीढ़ी, आपको क्या लगता है कि रामलीलाओं की क्या प्रासंगिकता है, इनकी कितनी आवश्यकता है, और इससे क्या लाभ मिलता है समाज को, जनमानस के मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सर, जो हमारे भगवान श्री राम हैं, हमने उनके पद चिन्हों पर चलना है। जो उन्होंने हमारे को सिखाया है, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, और भाई भाई का आपस में प्रेम, जैसे प्रेम, त्याग, हाँ,
ये सब चीजें हमें रामायण से मिलती है, और इसको जी। जितना बढ़ाएंगे हम उतना ही अच्छा है, उससे अपनी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है जी जी। और इसको तो बढ़ाना भी चाहिए। कुल मिलाकर रामलीला का जो अवलोकन है, वो उससे लोगों के अवलोकन मस्तिष्क पर प्रभाव प्रभाव पड़ता है करना सर, ही चाहिए, करना चाहिए और सर। उसमें आप सक्रिय हैं ही। जी। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। आप दिल्ली में ट्रस्टों द्वारा संचालित 2 हॉस्पिटल्स हैं, या समझ लीजिए कि चिकित्सा संस्थान हैं, जो बहुत सक्रिय हैं। उनमें महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो पंजाबी बाग में स्थित है, बहुत बहुत सारे वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से सेवा के कार्यों में लगा हुआ है। और अभी हाल ही में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो बहुत सारे अग्रबंधुओं की बदौलत बनकर तैयार हो गया है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भी उसने स्थापित किए हैं। तो ये दोनों जो हॉस्पिटल जो काम कर रहे हैं, आप इनके कार्य से किस हद तक संतुष्ट हैं, या अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या बदलाव करवाना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि क्या कार्य, उसमें क्या परिवर्तन, क्या तब्दीली हो जानी चाहिए? सर, ये जो 2 हॉस्पिटल समाज के हैं, दोनों ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, दोनों अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसको अपग्रेड करने के लिए इसमें कुछ मैनेजमेंट ऐसी आनी चाहिए जो हाई एजुकेटेड है। उसमें एमबीए भी हैं, सीए भी हैं, आईटी के भी हैं, तो ये और भी अपग्रेड कर जाएंगी। इन संस्थाओं में समाज का काफी कुछ, और एक से एक बड़े से बड़ा समाज का व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है। और जी मेरे हिसाब से दोनों ट्रस्ट अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसमें अच्छा करने के लिए जी। एमबीए, आईटी को भी साथ लेकर चलना चाहिए इनको। मैं आपकी भावना समझ गया। आप चाहते हैं कि इसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाए, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने, हम अग्रवालों में भी जो लोग अभी इसमें जिन्होंने दान देकर इसमें ट्रस्टी बने हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हालांकि अपना व्यापार करते हैं और व्यापार में भी बहुत सफल भी हैं, सफलता का परचम लहरा रहे हैं। परंतु उसके बावजूद भी अगर इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली मैनेज किया जाए तो मैं समझता हूं और भी अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। आ सकते हैं। जी जी। आप बहुत सारी जैसे संस्थाओं में मुख्य संरक्षक हैं, तो और चेयरमैन भी हैं, और कई किसी संस्था के मुख्य संयोजक भी हैं, त्रिनगर मित्र मंडल के आप मुख्य संयोजक हैं। ये जो इतनी सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, लगभग 15-20 संस्थाओं में तो आप बहुत ही सीनियर पोजीशंस पर हैं और संस्थापक के रूप में कार्यरत हैं। तो ये जो धार्मिकता है, आप इसका कितना प्रभाव समझते हैं अपने जीवन पर, या आप समझते हैं कि इनकी कितनी आवश्यकता है? ये जो संकीर्तन है, धर्मशालाएं बन रही हैं, इनकी कितनी आवश्यकता है समाज को? और ये जो दान दान के कार्य होते हैं बहुत सारे, वो क्या, कितनी आवश्यकता आप समझते हैं? जी सुशील जी, देखिए, आज अगर संस्थाएं हैं तो आज देश पर कितनी बड़ी कोरोना की महामारी आई है। जी जितनी भी संस्थाएं हैं, हर संस्था ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और जहां भी संस्थाओं की जरूरत पड़ी है, गवर्नमेंट के साथ, चाहे सरकार, दिल्ली सरकार है, चाहे भारत सरकार है, चाहे और कोई भी है, उन सब के साथ सभी संस्थाओं ने मिलजुल कर काम किया है। और जितना गरीब मजदूर, मतलब जिसको खाना नहीं मिल रहा था, टाइम पे खाना देना, मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, और हर चीज से अवेयर करवाया है। तो संस्थाओं का तो आज जितना महत्व सरकार का है, उससे ज्यादा संस्थाओं का है। आज ये संस्थाएं जो हैं, हर कोई भी आज कार्य हो, चाहे वो आज कोरोना की महामारी का है, चाहे रामलीला करवाने का है, चाहे धार्मिक काम का है, किसी भी चीज का है, वो संस्थाओं का तो महत्व बहुत ज्यादा है। और महत्व होने के साथ साथ हर आदमी एक्टिव होता है, हर आदमी एक दूसरे से जानकारी में होता है, और वो सब आगे बढ़कर किसी की भी हेल्प करना है तो वो आगे बढ़कर सबकी हेल्प करते हैं। और संस्थाओं से क्या होता है सर, कि आज
हर आदमी अपने घर में बैठा है। अगर जी। संस्था है तो 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी इकट्ठे होते हैं, 500 आदमी इकट्ठे होते हैं, उससे व्यापार भी बढ़ता है, उससे रिलेशन भी बढ़ते हैं। घर बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है, तो वो एक जरिया ऐसा हो जाता है कि उससे बिजनेस भी डेवलप होता है, समाज की सेवा भी होती है। तो संस्थाएं तो होना बहुत जरूरी है। और संस्था आज, मेरा मानना यह है, सरकार से ज्यादा संस्थाएं काम कर रही हैं, जो दान पुण्य कर रही हैं और लोगों की सेवाएं कर रही हैं। नहीं, निश्चित तौर पर एक बात आप ने पहले ही जैसे जिक्र किया था कि एक तो हम बुराइयों से बच जाते हैं, बजाय जब भी हम धार्मिक संस्था में कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर जो बुराइयां हैं, क्लब में जाना, पार्टीज करना या गलत दिशा में मतलब प्रवृत्त होना, उनसे हमारा बचाव हो जाता है। और साथ ही साथ हम किसी अच्छे पुनीत कार्य की ओर भी हमारा रुझान बनता है देखते देखते। बहुत सारे कार्य हम शुरू में किसी को देखकर सीखते हैं और बाद में वही कार्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। इस नाते संस्थाओं की एक उपयोगिता है, बहुत जरूरी है। ठीक कहा आपने। तो आपके जीवन काल के दौरान आप भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं सदैव, और एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते आपने भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार किया है, उनके जितने भी जन अभियान हैं उनको प्रमोट किया है। उन्होंने जो भी कार्य समाज के हित के लिए कहे, चाहे वो स्वदेशी का मामला हो, चाहे देश के अंदर हिंदुत्व का जागरण की बात हो, चाहे लोगों को भीतर से जगाने की बात हो, देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने की बात हो, तो इन सब कार्यों में जो भाजपा कार्य करती है, उस सब नीतियों को आगे बढ़ाने में, उनके सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने में आपकी बहुत अग्रणी भूमिका रही है। तो परंतु कभी भी मैंने देखा नहीं कि आपके पास कोई विशिष्ट पद भाजपा में हो, फिर भी आप एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता की तरह से सदैव व्यस्त रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? ऐसी क्या बात आपको पार्टी की नीतियों में, पार्टी लाइन में नजर आती है जिससे कि आप इतने मतलब इतना संतोष अनुभव करते हैं, इतनी संतुष्टि अनुभव करते हैं और कोई अपेक्षा भी नहीं रखते? जी। एक्चुअल सुशील जी, मैं 86-87 में दिल्ली आया था, और जब से ही हमारे रोहिणी से भाई जय भगवान अग्रवाल जी हैं, वो बड़े भाई समझ लो, हमारे गुरु समझ लो, हमने हमेशा 92-93 से बीजेपी के लिए काम किया है। बीजेपी की जो नीतियां है ना जी, वो चाहे आज तो सबको उजागर होगी, हिंदुत्व के लिए सबसे ज्यादा अगर आज काम किया है भारतवर्ष में तो वो बीजेपी ने और आरएसएस ने किया है। अब आप देखो, सारी चीजें उजागर अब होगी 2020 में, लेकिन जो लोग 93, 92, 90 से या 85 से या उससे भी पहले से जुड़े हुए हैं, वो सब हिंदुत्व पार्टी के उस पे जुड़े हुए हैं, जो देश प्रेम छलकता है सब में। और मैंने तो 92, 93 से बीजेपी के लिए हर एक नीचे के लेवल पे वर्कर पे मैंने काम किया है। कभी मैंने पद की कोई लालसा नहीं की, और आज तक भी मेरे पास कोई पद नहीं है। लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बीजेपी के साथ जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं, चाहे आज 370 धारा है, चाहे ट्रिपल तलाक है, चाहे राम मंदिर है। अगर आज राम मंदिर को बनाने वाली भी एक हिंदुत्व पार्टी बीजेपी है, भाजपा है, जो मोदी, आदरणीय मोदी जी ने आज हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा काम करके दिया है। तो इसलिए मैं शुरू से हिंदुत्व पार्टी होने के नाते बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। पद के लिए ये है, पहले हम धार्मिक थे, फिर हमने 2002 में रोहिणी मैत्री संघ बनाई, हम 20 साल से बीजेपी में मैं जुड़ा हुआ हूं। फिर भी पार्टी हमें कोई पद देगी तो हम राजनीतिक सेवा करेंगे, ये भी सेवा है, वो भी सेवा है। यानी कि आप राजनीति भी, अगर कभी आपको मौका मिला, दायित्व दिया गया, तो आप उसमें भी राजनीति को सेवा नीति के रूप में करेंगे, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल। और तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आज पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, और वो क्यों किया है कि भारत कभी भी इतना मुखर होकर विश्व में नहीं उभरा। आज तक भी विश्व के अन्य देश हमें बहुत हल्के से लेते रहे हैं, परंतु अभी पिछले कुछ वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला है,
हमारे देश का गद्दी संभाली है, तब से अन्य देशों के साथ हमारे जो कूटनीतिक संबंध हैं, जो हमारी मैत्री है, वो बढ़ी है। आज हम ज्यादा बेखौफ होकर और अपने पड़ोसी देशों के दबाव में ना रहकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए देश में जो एक बयार 370 धारा 370, जिसका हम लगभग 70 साल से या 60 साल से इंतजार कर रहे थे कि कश्मीर जो भारत का ही एक अविभाज्य हिस्सा है, परंतु फिर भी हम सदैव हमारे कोई भी लॉज वहां पर काम नहीं करते थे। तो ये सब बातें जो मोदी जी ने की हैं, मैं समझता हूँ वो एक बच्चे के भी समझ में आ रही हैं कि जो काम किया उन्होंने, और उनकी बहुत सारी नीतियां, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ जी, आप जी और हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि 370 धारा हटेगी। मंदिर ये बनने नहीं दे रहे थे, कांग्रेस चाहे कोई भी पार्टी थी, कोई भी इसके फेवर में नहीं था। ट्रिपल तलाक के लिए कोई फेवर में नहीं था। ये सारे आदरणीय मोदी जी ने आने के बाद पिछले 6 साल में पूरा सिनेरियो इंडिया का चेंज कर दिया। आप देखो, अगर भारत की इज्जत बढ़ी है तो वो मोदी जी के आने के बाद बढ़ी है। 65 साल में क्या किया भी नहीं हुआ सर। और इन 6 सालों में देखो कि भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज चाइना से भारत आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है। पाकिस्तान की तो कोई कहानी ही नहीं रही। पाकिस्तान तो ये समझ लो बिल्कुल बैकफुट पे है। वो तो उसकी तो वो है ही नहीं सर कोई। और चाइना से भी आज आंख से आंख दिखा कर, जबकि चाइना हमेशा हमें हमारी कितनी जंग है कांग्रेस ने चाइना को डोनेट कर दी या उसको गिफ्ट में दे दी या उसने कब्जा ली थी। आज 1 इंच जंग है मोदी जी के आने के बाद। आज 1 इंच जंग है, चाइना हमारी कब्जा नहीं कर सकता। तो पिछले 6 साल जी, आतंकवाद के मामले में भी आप क्या कहते हैं कि मोदी जी का जो प्रयास है वो किस हद तक सफल रहा है आतंकवाद को मिटाने में? आप सर देखिए, 370 धारा जब से खत्म हुई है, पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई। हर रोज उग्रवादी वहां पे, पाकिस्तान हर रोज 2, 4, 5 उग्रवादी रोज नए भेज रहा है। और वो हमारी जितनी सेना है वो एक डटी हुई है देश के प्रति, देश भावना पे, देश प्रेम पे। और वो डेली 2, 3, 4 उग्रवादियों को डेली ढेर कर रही है, जिससे देश मतलब ये जो अपना जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं आज वो शांति से रह रहे हैं 370 धारा हटने के बाद। और मैं समझता हूं कि जो मोदी जी ने ये जो विश्व की एक महामारी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ, सबसे ज्यादा लोगों की वहां मृत्यु हुई, पूरे विश्व में बहुत सारे लोग मृत्यु का ग्रास बन गए। ऐसे में मैं समझता हूं कि जो भारत में मोदी जी ने किया, मोदी जी ने जो स्टैंड लिया या जो प्रिकॉशंस ली, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में जो कुछ भी भारत में बेस्ट से बेस्ट, अधिक से अधिक हो सकता था, खासकर दिल्ली राज्य में, जैसे अब देश में जो केंद्रीय सरकार है उसने अपने हाथ में उसका बीड़ा उठाया है, उसका चार्ज लिया है, तब से आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी निरंतर सुधार हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में जो हमारे शायद हमारे कार्य प्रणाली को देखते हुए, हमारी विशिष्टता को देखते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO में लिया गया, फिर डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी ऊपर हमारे मोदी जी को वहां चेयरमैन बनाया गया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर आप देखिए, ये इतनी बड़ी महामारी थी कि इसने पूरी तबाही मचा दी। इटली, स्पेन, अमेरिका, कोई देश इसने नहीं छोड़ा। लेकिन आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां रही है, जिस हिसाब से मोदी जी ने इंडिया को संभाला है, उस हिसाब से सिर्फ 2.5% यहाँ डेथ रेशो है और बड़े सिस्टम से संभाला है। और आज इस महामारी से आप दिल्ली की देखिए, अमित शाह जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जब से दिल्ली को संभाला है, आज मैं देख रहा था सिर्फ 900 950 केस आए हैं और जबकि 4000 केस तक चले गए थे। तो अब ये मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत और हो सकता है पैनिक, लेकिन ये पैनिक दिल्ली का तो खत्म हो चुका है और इंडिया का भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी। हमारे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी कल परसों भी ट्वीट किया है, डाला भी है, और 2-3-4 दिन में दवाई आ जाएगी और मेरे ख्याल में अगस्त में इस महामारी से हम काफी कुछ छुटकारा पा जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस मामले में लोगों का अक्सर ये कहना है कि जब से नरेंद्र मोदी जी द्वारा
के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार आई है, तो भाजपा सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल हुई है। मतलब वो इतनी सफल नहीं रही। लोग आर्थिक रूप से इतने खुश नहीं है मोदी जी की नीतियों से या मोदी जी की कार्य प्रणाली से। और देश में कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पर जो जिन अच्छे दिनों की हम अपेक्षा कर रहे थे, उनमें अभी भी लोगों को एक कमी महसूस हो रही है। और लोग अक्सर इस बात को बड़े ही चटकारे लेने वाले या व्यंग्यात्मक अंदाज में, लहजे में इन बातों को कहते रहते हैं कि जी आर्थिक मोर्चे पर भाजपा इतनी सफल नहीं हुई। इस बारे नहीं में सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सुशील जी ऐसा नहीं है। आप अगर आर्थिक मंदी देखें तो पूरे वर्ल्ड में है, जी उसमें इंडिया भी बचा नहीं हुआ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी है। लेकिन हमारे को इम्पैक्ट कम है और देशों को बहुत ज्यादा है। और जी जब से ये कोरोना की महामारी है, आप देखो सभी के जितने भी बड़े देश है सब में आर्थिक मंदी का है। और जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट दिया है और जो राहत दी है, नवंबर तक हर किसान को अन्न दिया है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का नवंबर तक देने का वायदा किया है। तो आने वाला टाइम बहुत ही फ्यूचर ब्राइट होगा अपना। जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मोदी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की दशा में आपके अनुसार सुधार हुआ है या उनकी दुर्दशा पहले वाली ही है, पहली जैसी ही है? नहीं क्या सर, कहेंगे? किसान क्या, हर आदमी, हर तबके का कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है और जी किसान भी खुश है। ऐसा नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। और कृषि के ऊपर हमारे जो मंत्री हैं वो काफी काम कर रहे हैं। हम्म। आपको क्या लगता है कि जो देश में वोकल फॉर लोकल, अभी जो मोदी जी ने एक ये नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो निर्माण भारत में ही हो, भारत में ही बिके, अधिक से अधिक जो हमारे पीछे के प्रोडक्ट्स भी जो इनको हम पहले आयात करते हैं चाइना से या अन्य देशों से, उनको आयात करने की बजाय भारत में ही उनका निर्माण हो और फाइनल प्रोडक्ट भी, फिनिश प्रोडक्ट भी, जो अंतिम उत्पाद है उसको भी हम भारत में ही निर्मित करें। इस तरह की भावना देखने में आई है जो मोदी जी ने व्यक्त की है। आपको इसकी इसकी सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो बहुत समय से मोदी जी कर रहे हैं, पहले उन्होंने मेक इन इंडिया किया, अब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल किया है, तो आपको इसकी सफलता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे कि कितना सफल रहने वाला है ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारा? सर, लोकल फॉर वोकल के जो लिए जो आदरणीय मोदी जी ने आवाज उठाई है, उसका भरपूर समर्थन देश से मिल रहा है। अगर आप जी देखें तो पीपी किट हम एक भी नहीं बनाते थे, आज करीब 5 से 6 लाख पीपी किट हम इंडिया में बना रहे हैं। मास्क मास्क गैदरिंग पे हम बना रहे हैं, मास्क जबरदस्त बन रहे हैं, जिसको 50 लाख तक की एक्सपोर्ट की भी छूट दे दी है। हमारे पास मास्क इंडिया में इतना बन रहा है कि हम उसको अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने की बजाय, जबकि हम पहले इंपोर्ट करते थे। और मास्क भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब जैसे जैसे त्योहार आ रहे हैं, अब कोई देख लीजिए, अब राखी का त्योहार है, चाइना से कोई इंपोर्ट ही नहीं हो रही, पहले सब इंपोर्ट करते थे। लोकल फॉर वोकल पे हम चले गए हैं और इतनी पब्लिसिटी लोगों में है कि आज चाइनीज कोई आइटम लेके ही खुश नहीं है। और टोटल इंडिया की जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की अभी बढ़ेगी आने वाले टाइम में भी, और अब भी बहुत ज्यादा इसमें सबको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपके अनुसार इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है आने वाले समय में, जिस आप तरीके से पिछले हम जब से ये महामारी स्टार्ट हुई है, चाइना से जितनी कंपनियां बंद हो रही हैं उसमें मैक्सिमम इंडिया में आ रही हैं। अब मैं कल परसों भी देख रहा था, आईफोन भी इंडिया में ही लॉन्च करने वाला और अपना प्लांट उसको बढ़ा रहा है। तो फ्यूचर ही इंडिया का है सर। ये जो आर्थिक स्तर पर अभी भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे देश के, उद्योगपति हैं, वो या जो विदेशों से हमारे पास पैसा आना चाहिए, जो एनआरआईज विदेशों में बैठे हुए हैं, अभी भी जितनी हमें अपेक्षा है यहाँ पर कि वो आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें
यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, यहाँ व्यापार करें और उसको बहुत बड़े स्केल पर ले जाएं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो अभी तक भी जो अन्य देश में हमारे भारत के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और जहां उन्होंने विश्व के भिन्न भिन्न देशों में एक सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, वो लोग अभी भी भारत में आने में गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार आराम से करने का की जो स्थिति है, वो अभी भी उनके अनुसार इतनी अनुकूल नहीं है। भारत का नंबर 63वां है व्यापार करने की स्थिति में। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी को चाहिए कि हमारी पॉलिसीज को व्यापार की, खासकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इंडस्ट्री की सेटअप करने के लिए और रिलैक्स किया जाए, जिससे कि लोग और बड़ी मात्रा में हमारे पास आए। एक बार अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, एक बार यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई, तो ये जो 130 करोड़ जनता है वो कितने तत्परता के साथ, कितने मनोयोग से देश के विकास में योगदान देंगी, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। और देश का सर्वांगीण बहुमुखी चहुमुखी विकास होगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में कि मोदी जी को और रिलैक्स करनी चाहिए या नहीं पॉलिसीज को? सर देखिए, जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो फंड्स इंडिया में दिया है, उससे फैक्ट्रियां बढ़ेंगी और जो बाहर की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया में आ रही हैं और अगले आप 6 महीने में देखना इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। मेक इन इंडिया जो बना रखी है, मेक इन इंडिया में काफी प्रोडक्शन बढ़ी है इंडिया में पहले से ज्यादा। हाँ जी, मतलब आप इस मामले में काफी आशावादी हैं कि हमारे देश में बिल्कुल मतलब आने वाले 6 महीने के बाद देखना आप, इंडिया की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर भी, एनआरआईज भी आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने ढंग से किया। आपका इतना सफल जीवन, इस सफल जीवन के पीछे आपके परिवार की, आपके मित्रों की, आपके जिन्होंने मार्गदर्शकों की, जिनको आप मेंटर्स मानते हैं, आपके बड़े मानते हैं, कितनी भूमिका आप समझते हैं, कितनी भूमिका है उन सब की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की, आपके मित्रों की और आपके मार्गदर्शकों की? सुशील जी, आप ये देख लो, जो बड़ों से मिलता है वही आगे जाता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमें जो मिला है वही हम आगे कर रहे हैं। मेरे मतलब ये समझो, धर्मपत्नी का, बच्चों का और दोस्तों का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा श्रेय है। अच्छा, मतलब आप संक्षेप में आप ये कहना चाहेंगे कि सभी ने आपके जीवन को संवारा है और आप जो आज संतुष्ट हैं या इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सब का भी हाथ है। चलिए, आप किसी विशेष व्यक्ति को इसका श्रेय देना चाहेंगे? कोई ऐसे गुरु हैं आपके जिन्होंने आपके जीवन में क्रांति ला दी हो? जो आप बहुत सक्रिय हैं, बहुत समर्पित हैं और बहुत सिस्टमेटिक भी हैं और अनुशासित भी हैं, सिस्टमेटिक हैं, बहुत परिपक्व आपकी सोच है। जब भी आपसे बात करें तो मालूम पड़ता है किसी परिपक्व व्यक्तित्व से हमारी वार्ता चल रही है। तो इसके लिए आप किसी व्यक्ति विशेष को, किसी गुरु को, किसी मार्गदर्शक को अपना श्रेय देना चाहेंगे इसके लिए? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा। उन्होंने ऑलवेज मेरे को पॉजिटिव सोच दी है। मैं अपने पिताजी को, मम्मी को, अपने दादाजी को और अब जो साथ चल रही है, मैं अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, इनको सबको ये उन्हीं से मेरे को ये एनर्जी मिली है कि हमने ऑलवेज पॉजिटिव चलना है। अभी इतना सारा सामाजिक कार्य आप करते हैं और इतने धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और अब राजनीति में भी आपका पदार्पण है, आपका इंटरवेंशन है, तो इन सब में आपकी पत्नी जो है वो सपोर्टर की भूमिका में है या वो आपको मना करती है कि आप ये क्या काम करते रहते हो, सारे दिन परिवार की तरफ ध्यान दो? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा कि सामाजिक लोगों के साथ या धार्मिक लोगों के साथ इस तरह की बड़ी तकलीफें आती हैं, तो इस दिशा में आपका अनुभव कैसा है? नहीं सुशील जी, मेरे साथ कुछ अलग है। मेरी पत्नी मेरे को फुल सपोर्ट करती है और हर स्टेप पे करती है।
और वाह बच्चों का भी मेरे को सपोर्ट रहता है, पत्नी का भी रहता है। देखो मैं 86 में आया था, उसके बाद मैंने बच्चों को, भाइयों को, सबको सेट किया है। अब वाह जी। आर्थिक सब आपकी दया से ठीक है। अब थोड़ा सा बीजेपी के साथ सेवा का मौका मिल जाएगा, बीजेपी हमें कोई किसी लायक समझेगी, कोई हमें पद देगी तो हम सेवा जरूर करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं और आप करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि जो लंबा अनुभव है आपका, ये जो जीवन का, ये मैं समझता हूं आपके आपके पास एक प्लस पॉइंट है, एक स्ट्रेंथ है आपकी, और ये शक्ति आपको आगे ले जाने में मददगार साबित होगी। मैं अंत में आपसे बस एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें है? धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में, सेवा कार्यों को करने में, या लोगों का बहुत सारा प्यार हमारे को जीवन में मिले? आप किस चीज में सबसे ज्यादा सफलता या सार्थकता महसूस करते हैं कि जीवन की सार्थकता किस बिंदु में है? क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ, सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, हमने जीवन किस तरह से जिया, ये जीवन जीने की जो हमारी शैली थी या जीवन जीने की कला हमें आती थी कि नहीं आती थी। तो आप किसको जीवन जीने की कला मानते हो? आप किस चीज में सार्थकता समझते हो? देखिए सर, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारा समाज है ये व्यापार प्रधान समाज है। जब जी व्यापार से और बच्चों से, सब चीजों से संपन्न होने के बाद जो समाज सेवा की जाती है, वो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं मानता मैं। मेरा अपना ये विचार है, समाज सेवा सबसे सर्वोपरि सेवा है। मतलब नर सेवा नारायण सेवा का बिल्कुल जो धारा है वो आप अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं। ईश्वर ने जो आपको संपत्ति दी है, जो आपको सफलता दी है आर्थिक मोर्चे पर, या आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, जो आपको लोगों ने एक पहचान दी है, पहचान बनी है आपकी, उस सब का फायदा आप समाज को वापस देना चाहते हैं, नर सेवा बिल्कुल नारायण सेवा। बिल्कुल तो इस तौर पर हमें आपके विचार जानकर बहुत सुकून मिला, और हमारे दर्शकों को भी बहुत सुकून मिला होगा कि जीवन की सार्थकता उन्हें भी समझ में आई होगी कि किस चीज में है। हमें आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं होना है, हमें उसमें भी निरंतर प्रगति करनी है, क्योंकि जिस आदमी के पास धन की शक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति के पास लोगों से के प्रेम की शक्ति नहीं है, लोगों के साथ जुड़ने की शक्ति नहीं है, उस आदमी को सामाजिकता भी नहीं भाएगी या नहीं उसके जीवन में आ पाएगी, ऐसा आपका कहना है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपके इन विचारों के लिए, आपकी प्रेरणादायी सोच के लिए, और जो आज आपने अपना बहुमूल्य समय आरक्षित किया और इतने संक्षिप्त में, सारगर्भित शब्दों में अपनी बात को इतना उल्लेख किया बिना किसी लंबी बात कर किए, बहुत ही सुंदर हमें लगा। हमें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो आने वाले समय में हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। हमारा देश आर्थिक मोर्चे पर भी अत्यधिक सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूं, साधुवाद देता हूं, और आपका आज समय आरक्षित करने के लिए अभिनंदन करता हूं। सुशील मैं जी, समझता मैं हूँ सभी। आपको हाँ जी, हाँ जी। तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और आपने जो अच्छा, मेरे को आज लाइव किया है, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूँ आपने इस पूरी वार्तालाप को, इस चर्चा को अपने दिल में आप संजो के रखेंगे, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अविस्मरणीय क्षण आपके जीवन के बनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज का जो हमारा साक्षात्कार हुआ है, ये आपके जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण भी रहेंगे, और मैं समझता हूं कि आगे जब आप किसी अच्छी और राजनीतिक दायित्व को आप संभालें, तो पुनः हम आपसे फिर रूबरू होंगे, फिर आपका साक्षात्कार करेंगे, फिर आपसे बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः हमारे पवन श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि आप आ जाएं, हमारी सारी बात हो चुकी है। बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब, आप दोनों को। पवन जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो इतना सुंदर और ये सिस्टम मेंटेन किया है,
चैनल चला रहे हैं, आपके पूरे चैनल को, पवन सिंघल जी को, बंसल बंधुओं को और गिरीश मित्तल जी को, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा प्रोग्राम आप चला रहे हैं। थैंक यू जी, सर। thank लेकिन you. सबसे ज्यादा आपका धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप 3 बजे से श्याम जाजू जी के साथ बिजी थे और आपने वो शेड्यूल में से कैसे टाइम पे टाइम निकाल लिया, मैं हैरान हो गया था। थैंक यू सर, धन्यवाद। अभी श्याम जाजू जी शायद दिल्ली सुशील भाई का कोई आदेश हो, हम उसको कभी मना नहीं कर सकते। ठीक है जी। आपकी इस सही के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को आपने दी थी कि आज ही शायद आदरणीय श्याम जाजू जी दिल्ली पहुंचे हैं, तो जिस दिन वो पहुंचे हैं उस दिन आपको छोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस यही। लेकिन मैं सुशील तायल जी आपका इंटरव्यू ले रहे थे और आप इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन, मतलब समझ लीजिए मैं आप दोनों से एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। एक ही क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि आपके दोनों की चेहरे की मुस्कान का राज क्या है? पहले मैं जवाब दूं या भाई साहब दे? पहले तो ये बताओ। आप ही दो, आज तो आपका पहले होता है। हम दोनों भाई पिछले 20 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं और हम किसी की आज कोई हेल्प कर दें और समाज सेवा में कोई अच्छा कार्य कर दें तो हमारा चेहरा थोड़ा सा ज्यादा खिलता है। समाज सेवा ही सर्वोपरि है दोनों भाइयों की हमारी। जहां तक मैं देखता हूं भाई हनुमान धाम में पूरी तरह लगे रहते हैं, भाई सुशील भाई कोई ऐसी संस्था नहीं जिसमें ना जुड़े हो, और खासकर त्रिनगर का तो कोई मैं ऐसा प्रोग्राम नहीं देखता जिसमें सुशील भाई ना हो। वो पूरा ही नहीं हो सकता सुशील भाई के बगैर। मैं भी बता दूं, एक्चुअली जब भीतर प्रसन्नता होती है तो वो चेहरे पर भी दिखाई देती है। तो भीतर प्रसन्नता होती है जब आप जीवन में कुछ संतोषजनक कर पाते हैं। तो ये जो संतोषजनक हम करने का प्रयास सदैव करते रहते हैं, तो ये भीतर से हमें एक संतुष्टि प्रदान कर देता है, और वही संतुष्टि मुस्कुराहट के रूप में, हंसी के रूप में हमारे चेहरे पर बिखरती है। यही मुख्य कारण है। और मैं तो सबको कहूंगा कि अगर जीवन में संतुष्टि है तो सब कुछ है, फिर सारी सफलता ही सफलता है, सार्थकता ही सार्थकता है। मैं क्योंकि सालों से आप दोनों को देख रहा हूँ, आपकी जो 20 साल पहले दोनों के चेहरे पे स्माइल रहती थी वो आज तक मेंटेन है। और मैं 20 साल से दुखी था, लोग मेरे से बोलते थे सर आपकी फोटो में स्माइल क्यों नहीं आती है, और अब मुझे लोग बोलना चालू कर रहे हैं कि सर अब आपका स्माइलिंग फेस नजर आता है। मतलब आप लोगों के साथ रह रहे के वो फर्क आ गया है कि हाँ, चेहरे पे मुस्कान रहनी हर टाइम बड़ी जरूरी है। सुशील भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से, अगर मैं किसी भी व्यक्ति की कभी भी मदद कर सकता हूं तो मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस करूंगा अपने आप को। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी आपकी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी, जहां हमें लगेगा कि ये यहाँ बहुत ही समय की मांग भी है और व्यक्ति की आवश्यकता भी है, तो हम आपको जरूर याद करेंगे और आपकी पूरी सहायता लेंगे।